अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। तीन चीज़ों पर इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ। एक तो कमीशन बनाया गया है आज। इस कमीशन के बनाए जाने पर तीन चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठते हैं। ये कमीशन क्या करेगा, क्या कर पाएगा, कैसे करेगा, इसकी जिम्मेदारी क्या है, TORs कौन बना रहा है। कुछ सवालात हैं बड़े इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा, इमरान खान और जेल सुप्रीडेंट के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे की वजह क्या है, इमरान खान ने जो मुआहिदा किया उससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे। और तीसरा नुक्ता यह है कि काजी फ़ाइज़ साहब की एक्सटेंशन का मंसूबा तकरीबन तैयार हो गया है, उस पर काम शुरू है, लेकिन उसके जो उससे यानी एक कदम उठाकर तीन फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो क्या हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर का क्या बनेगा अगर काजी फ़ाइज़ साहब को टेन्योर पोस्टिंग मिल जाती है या सुप्रीम कोर्ट में कानून आ जाता है 3 साल की मुद्दत का, तो इससे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो इन तमाम चीज़ों पे हम बात करते हैं। और काजी फ़ाइज़ साहब के हवाले से मैं खबर भी आपको दे देता हूँ कि चल क्या रहा है, क्या हुकूमत सोच क्या रही है। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे इस वीलॉग में। सबसे पहले आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छा जी, देखिए, कमीशन बना दिया गया है, एक रुकनी कमीशन। जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब की सबराही में ये कमीशन बनाया गया। सबराही क्या, उन पर मुश्तमिल ये कमीशन है, एक ही शख्स पर मुश्तमिल ये कमीशन है, जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब। अच्छा, अब ये जो कमीशन है ये करेगा क्या? देखिए, एक तो ज़ाहिर है इसको TORs दिए जाएंगे, उन TORs पे ये काम करेगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जब भी कोई कमीशन बनाया जाता है वो मुतल्लिका लोगों को तलब करता है। अब ये रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन बनाया गया है और ये रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजों को अपने पास बुलाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया है, और ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया होगा कि जब एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजों को बुलाकर उनकी इंक्वायरी कर रहा होगा, उनसे पूछगछ कर रहा होगा, उनसे सवालात पूछ रहा होगा। ये पहली मर्तबा होगा कि एक रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस 6 जजों को बुलाएगा और उनसे सवाल करेगा। तो ये इस सिस्टम के लिए मुफीद है या इसका इम्पैक्ट आएगा क्या, कि और ये क्या किस तरह की आइंदा के लिए एक मिसाल सेट करेगा। यानी होना ये चाहिए था कि जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस का कोई बेंच बनता, ये हाई कोर्ट के जजेस उनके सामने पेश होते तो चलें बात समझ आती थी कि हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने पेश हो रहे हैं। लेकिन एक रिटायर्ड जज कैसे उनको अपने पास बुलाकर सवाल करेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर सवाल यह है कि क्या एक रिटायर्ड जज जो कि कमिश्नर बन गया है, क्या वो हाजिर सर्विस जनरल्स को भी बुला सकता है? यानी वो जर्नल जिनका जिक्र किया गया है, जिस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उनके एहलकारों का या अफसरान का जिक्र किया गया है, जिनकी तरफ से मुबैना तौर पर यह दबाव था, क्या उन अफसरान को भी ये कमीशन बुला सकता है और बुलाएगा अपने पास, बुलाकर हाजिर सर्विस उन अफसरान को जिन पर इल्ज़ाम लगाया है, क्या उनको बुलाकर उनसे भी पूछा जाएगा? क्या ये मुमकिन है पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान में ये मुमकिन हो गया है कि ऐसा होगा? क्या ये कमीशन ये करने जा रहा है, यानी 6 हाजिर सर्विस जजों को बुलाएगा और फिर क्या इतने ही जर्नलों को या अफसरान को, आला अफसरान को, खुफिया एजेंसी के अफसरान को भी बुलाएगा और उनसे भी सवाल करेगा कि ये इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए हैं, ज़रा बताइए इसका क्या जवाब है? क्या ये कमीशन ये कर सकता है? ये होने जा रहा है पाकिस्तान में? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सवाल ये है कि क्या ये रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल कमीशन क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बुलाएगा और उनसे भी पूछेगा कि भैया आपके सामने 6 खत लिखे गए, आपको मुतअद्दिद बार हाई कोर्ट के जजेस ने ये पैगाम भेजा, जुबानी भी कहा, इन पर्सन भी कहा, खत भी लिखे और तहरीरी तौर पर दरखास्तें भी दी, आपने इस पर अमल दरामद नहीं किया, इसकी वजह बताइए, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी ये कमीशन बुलाने जा रहा है? और अगर उनको बुलाता है तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को भी ये कमीशन बुलाने जा रहा है? क्योंकि उनके पास भी ये जजेस गए थे जब वो सीनियर प्योनर जज थे काजी फ़ाइज़ा साहब, तो उनके पास भी ये जजेस गए थे और जाकर अपनी जो गुजारिशात थी उनके सामने रखी थी। तो क्या मौजूदा चीफ जस्टिस को भी ये बुला सकते हैं? अगर इस कमीशन ने कोई वाकई काम करना है तो फिर कम से कम इन चारों को, जिनका मैं आपको बता रहा हूं कि हाजिर सर्विस 6 जजेस, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी के वो तमाम
जिम्मेदारान जिनके नाम इसमें आ रहे हैं, क्या ये जज, क्या एक रिटायर्ड जज तसद्दुक जिलानी, क्या इन सब को अपने पास बुलाने जा रहे हैं? अगर नहीं जाएंगे तो फिर कमीशन का कोई मकसद नहीं है, और अगर बुलाते हैं तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी जिसकी माजी में शायद कोई मिसाल नहीं मिलती होगी। इसके अलावा कुछ और सवाल भी पैदा होते हैं, मसलन TORs जो हैं वो क्या बनाए जा रहे हैं, और TORs कौन बना रहा है? तो देखिए, TORs चीफ जस्टिस काजी फाइसा या सुप्रीम कोर्ट का कोई बेंच या सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट या फुल यानी एक हमने देखा कि फुल इजलास, फुल कोर्ट इजलास हुआ है तमाम जजेस का। TORs ये नहीं बनाने जा रहे, बल्कि TORs जो हैं इन्हीं के दरख्वास्त पर, काजी फाइज ईसा ही के दरख्वास्त पर हुकूमत बनाने जा रही है। और हुकूमत में कौन बनाएगा? अटॉर्नी जनरल बनाएंगे या आजम नज़ीर तारड़ फाइनेंस में जो लॉ मिनिस्टर है वो बनाएंगे। तो हुकूमत ही TORs बनाने जा रही है, और ये सारी की सारी इंक्वायरी ही TORs पे बेस करती है कि TORs हैं क्या। और लॉ मिनिस्टर आपके आजम नज़ीर तारड़ साहब जो पहले ही अपना माइंड शो कर चुके हैं, जो पहले ही बता चुके हैं कि ये मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है, जो बता चुके हैं इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, जो बता चुके हैं कि ये जो ख़त लिखा जा सकता था या नहीं, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, अपना माइंड वो दे चुके हैं और वो खुद ही TORs इसके बनाने जा रहे हैं। ये बड़ा ही मुज़हिका खेज़ बात है कि जिसके खिलाफ शिकायत आई है वो ही खुद इसके TORs बनाएंगे। वैसे खबर यह है कि जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई थी तमाम जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस की, तो उसमें से मुतअद्दिद जजेस ने, कोई 5 के करीब जजेस ऐसे थे जिन्होंने इसकी मुखालफत की थी कि यह मामला हुकूमत के पास भेजना चाहिए और हुकूमत इसका कमीशन बनाए, हुकूमत इसके TORs बनाए। तो उन जजेस का ख्याल था कि यह नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्हीं के खिलाफ तो शिकायत है, जब इन्हीं के खिलाफ शिकायत है तो ये खुद ही कैसे कमीशन बनाएंगे और TORs बनाएंगे। तो जजेस ने इसकी मुखालफत की थी, लेकिन बहरहाल काजी फाइसा साहब जो कि बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं जहाँ पर भी बैठते हैं, तो उन्होंने इस पर अपना वीटो किया और उन्होंने यही फैसला दिया कि नहीं, ये मामला हुकूमत के सपुर्द किया जाए। तभी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, शहबाज शरीफ साहब को बुलाकर ये कहा कि आप करें लीड, इसको हमें इससे बाहर रखें, आप इसको लीड करें, आप कमीशन बनाएं, आप TORs बनाएं, आप इंक्वायर करें, हम बीच में पड़ते ही नहीं है। मामला जजेस का है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको उठा के हुकूमत के पास फेंक दिया। हुकूमत जो कि खुद जजेस को मैनेज करने की कोशिश करती है, जजेस पर दबाव डालती है, मर्जी के फैसले लेना चाहती है, फेवर्स लेना चाहती है। ये हुकूमत कई मरतबा फरीक बन के ही नहीं अदालतों के पास जाती है, कई मरतबा इसी हुकूमत में शामिल लोगों के केसेस होते हैं, और अब यही हुकूमत इन जजेस के बारे में फैसला करने जा रही है। और दिलचस्प बात यह है कि ये काजी फाइज ईसा साहब ने खुद किया है। और काजी फाइजा साहब ये क्यों कर रहे हैं? तो काजी फाइजा साहब के हवाले से भी खबर ले लीजिए कि अच्छा, मैं चलें उस पर आने से पहले इसको ज़रा पहले टॉपिक को मुकम्मल कर लेता हूँ। अब देखना यह है कि ये जो एक रुकनी कमीशन है ये करता क्या है, इसकी ये एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। उस रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या होगी? क्या उस रिपोर्ट की रोशनी में किसी को सज़ा हो सकती है? क्या वो फाइंडिंग्स होंगी? क्या उसको वो उसको तजवीज़ माना जाएगा? क्या उस पर अमल दरामद करना या ना करना हुकूमत के लिए बाइंडिंग होगा या नहीं होगा? यानी ये कमीशन अपनी एक सिफारिशात मुरतब करेगा और कहेगा कि जी ये हुआ है मेरे ख्याल में, और उसके नतीजे में वो तजवीज़ करेगा कि ये होना चाहिए। क्या वो तजवीज़ होगी? क्या उस पर अमल, वो फैसला होगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली वो फैसला तो नहीं होगा, वो ऑर्डर नहीं होगा। उस ऑर्डर पर अमल दरामद करना किसी की भी जिम्मेदारी या किसी पर भी बाइंडिंग नहीं है। तो फिर ये रिपोर्ट की कानूनी हैसियत क्या होगी? और ये रिपोर्ट अगर आती है और हमें नहीं पता कि कितने अरसे में आए, टाइम कितना दिया जाएगा इस कमीशन को, 6 महीने दिए जाते हैं या साल दिया जाता है, और मुकर्रर मुद्दत में ये पूरी करता भी है, ये नहीं करता इंक्वायरी। और अगर ये कमीशन अपनी इंक्वायरी पूरी करता भी है तो उसकी रिपोर्ट भी छप पाएगी या नहीं छप पाएगी? अगर वो छपेगी भी तो उस पर एक्शन क्या होगा? तो ये बहुत सारे सवालात हैं जिसकी वजह से मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि मामला ठप कर दिया गया है। इस मामले को उठाकर कालीन के नीचे डाल दिया गया है, और ताकि इस पर कोई जो है वो थोड़े दिन में इस पर गर्द जमेगी और फिर उसके ऊपर बाकायदा एक मोटी लेयर जम जाएगी मिट्टी की। काजी फाइसा साहब ये क्यों कर रहे हैं सब कुछ? काजी फाइसा साहब हुकूमत के साथ मिलकर उन्हीं की कोर्ट में डाल के उन्हीं पर सारा मामला डाल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि खबरें ये हैं कि हुकूमत ने अब एक ड्राफ्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, एक आईनी तरमीम लाने पर काम शुरू कर दिया है। और यह आईनी तरमीम बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की किसी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत जो है वो 3 साल कर दी जाए। जैसे आर्मी चीफ की मुद्दत 3 साल होती है, यानी अगर आर्मी चीफ के रिटायरमेंट में 3 दिन बाकी रह गए हैं
और उनको आर्मी चीफ लगा दिया जाता है तो ऑटोमेटिक 3 साल की एक्सटेंशन हो जाती है उनकी मुद्दत मुलाजमत में और वो 3 साल के लिए चीफ बन जाते हैं। अगर उनकी मुद्दत मुलाजमत 1.5 साल रह गई है तो और उनको चीफ बनाया गया है तो मजीद 1.5 की बजाय उनको 3 साल मिलेंगे, यानी मजीद 1.5 साल मिल जाएगा। तो जब भी उसकी पोस्टिंग होती है तो 3 साल उसको मिल जाते हैं। अब इसी तरह की चीज़ काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए लाई जा रही है। उन्हें एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? हमें पता है कि काजी फाइज ईसा साहब इस हुकूमत के लिए बहुत मुफीद साबित हुए हैं, बल्ले का निशान भी लिया, इंतखाबात के मामले पर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। एग्जेक्टिव और अदलिया के हवाले से जब वो आरोज़ लगाने की बात हुई तो उसको भी वीटो किया। काजी फाइज साहब ने किसी को भी सुने बगैर डांट पे लाके झाड़ पे लाके कहा नहीं जी यही जो अफसरान हैं एग्जेक्टिव के यही करवाएंगे इलेक्शंस। और फिर वो इलेक्शंस किस तरह के हुए ये हमें पता है। जब लियाकत चट्टा ने इल्ज़ाम लगाए तो काजी फाइज साहब ने कहा कि सबूत दीजिए, झूठ बोल रहे हैं। जब उनके पास जाता है कि जी बड़े पैमाने पर धांधली होती है, वो कहते हैं जाइए मुतल्लिका फोरम पर जाइए। फिर इलेक्शन हो जाते हैं, धांधली के बहुत सारा शोर मचता है, काजी फाइज साहब खामोशी इख्तियार करते हैं। तो इतना कुछ जब काजी फाइज ईसा ने किया है तो काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन क्यों ना दी जाए और मजीद उनसे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए। तो काजी फाइज ईसा जिनसे इस वक्त तमाम लोग बशमूल हुकूमत बशमूल इदारे सब लोग बहुत कंफर्टेबल हैं, तो फिर क्यों ना उनको एक्सटेंशन दे दी जाए। तो काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए ड्राफ्ट जो है वो इतलात के मुताबिक तैयार किया जा रहा है और उस पर भी लॉ मिनिस्टर बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ तो ये होगी कि काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन मिलेगी, लेकिन इससे दूसरा फ़ायदा हुकूमत को ये होगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर से भी जान छूट जाएगी, वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि काजी फाइज साहब फ़र्ज़ कीजिए 3 साल के लिए बनते हैं या 1 साल उनका गुजर गया 2 मजीद सालों के लिए बनते हैं, तो कुल 3 से दोनों सूरतें हो सकती हैं। या तो हुकूमत कहेगी कि आज से इंप्लीमेंट होता है तो आज से उनकी मुद्दत 3 साल है, या वो कहेगी कि 1 साल गुजर गया है मजीद 2 साल की उनको पोस्टिंग मिल जाएगी। दोनों सूरतों में अगले जो चीफ हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह बनेंगे, क्योंकि एजाजुल हसन साहब जब इस्तीफ़ा देकर चले गए तो उनके जो 1.5 साल की मुद्दत थी वो भी इन्हीं के खाते में आ गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उसमें, क्योंकि उन्होंने अपनी जो रिटायरमेंट की मुद्दत मुलाजमत है उस पहले उनके पास शायद कोई 1.5 साल बच रहा था और अब उनको ये वाला टाइम भी मिल जाएगा तो उनके पास 3 साल हो जाएंगे। लेकिन अगर काजी फाइज साहब 2 साल में या अगले 3 साल में रिटायर होते हैं तो दोनों सूरतों में मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे और उनको 3 साल की मुद्दत मिल जाएगी। 3 साल की जब उनको मुद्दत मिलेगी तो उनकी मुद्दत या तो आज से 2 साल काजी फाइज साहब अगर चलते हैं तो 26 और 3 29 में जाके रिटायर होंगे मंसूर अली शाह साहब, या 28 में रिटायर होंगे। दोनों सूरतों में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के रिटायरमेंट का ईयर जो है वो 2027 है। मुनीब अख्तर साहब उससे पहले रिटायर हो चुके होंगे। तो इस कानून को लाने का एक फ़ायदा तो ये होगा हुकूमत को कि काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी और मंसूर अली शाह साहब को मिल जाएगी, जिससे वो कंफर्टेबल रहते हैं। और तीसरा ये कि जैसे मुनीब अख्तर साहब जिनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जो टोला है ये तो जो है वो एक मखसूस माइंडसेट के जजेस हैं, वो मुनीब अख्तर साहब अपने चीफ जस्टिस बनने से पहले अपने घर चले जाएंगे और वो चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। तो एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश कर रही है हुकूमत और उसके जो है वो असरात हमें पता चल जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग हो रही है, इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। आखिरी बात यह है कि अच्छा मुनीब अख्तर साहब के बाद जो हैं वो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने बनना है चीफ जस्टिस। तो आप देखिए कि सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे इस तरह करने से। इमरान खान साहब और जेल सुप्रिटेंडेंट के दरमियान मुआहिदा हुआ है और इस मुआहिदे के मुताबिक मंगल और जुमेरात को इमरान खान की मुलाकात हुआ करेगी। हफ्ते में 2 दिन मुकर्रर हो गए हैं मुलाकात के लिए। इसमें मंगल को फैमिली मेम्बर्स मिला करेंगे और जुमेरात को वकला मिला करेंगे। अब जुमेरात को कौन कौन से वकला मिलेंगे और कौन मुलाकातियों में कौन कौन आया करेगा, ये तय करने की जो है इख्तियार वो दे दिया गया है एक 3 रुकनी कमेटी को, जिसमें शेर अफजल मरवत हैं, गौहर अली ख़ान हैं, उमैर नियाज़ी हैं। ये तीनों ये तय किया करेंगे कि इमरान लिस्ट ये बनाया करेंगे और तय किया करेंगे कि इमरान खान की से मुलाकात करने वाले, जुमेरात को मुलाकात करने वाले लोग कौन हैं। और फैमिली मेम्बर्स में तो ज़ाहिर फैमिली मेम्बर्स हैं, इनको ये रोकेंगे तो नहीं, लेकिन फिर भी इसको कोऑर्डिनेट यही 3 लोग किया करेंगे कि फैमिली मेम्बर्स में से कौन कौन मिल रहे हैं। और 6 का ग्रुप मिल सकता है इमरान खान को, 6 लोग यानी जुमेरात को मिल सकते हैं और 6 लोग मंगल को मिल सकते हैं।
6 लोगों की मुलाकात मंगल को हो सकती है फैमिली मेंबर्स की, और 6 लोगों की मुलाकात जुमेरात को हो सकती है। ये हमारे सामने इस एग्रीमेंट के मुताबिक आया है, इमरान खान और जेल सुप्रीडेंट के दरमियान होने वाले इस मुआहदे के मुताबिक। अब इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये एक अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत कंट्रोल ऐसा लगता था इमरान खान का लूज़ हो गया है, या ऐसा लगता था कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन की कमी हो गई है। ऐसा लगता था कि जो जिसका जी चाहता है इमरान खान से मिलने जाता है, और जब वो मिलकर आता है तो फिर अपनी मर्जी की बात करता है, अपनी मंशा बता देता है। यानी इमरान खान ने अगर 4 बातें कही थी तो उसमें से 2 जो उसे सूट करती हैं वो कह देगा, और चाहेगा तो उसमें भी कुछ तब्दीली कर देगा। एक ही मौजू पर 2 बाहर आने वाले लोग अपनी अपनी अलग अलग बात कर रहे होते थे। तो अब ये कमेटी जब बनी है, जाहिर है तो ये खुद कमेटी मुलाकात किया करेगी, और दूसरा ये है कि इसमें बाहर जो बात आएगी इमरान खान की, ऐसा लगता है कि वो अब किसी डिसिप्लिन में रहेगी और फिर वो बात कोर कमेटी तक जाएगी। अब मिलने कौन जाएगा? हर शख्स जो अपनी मर्जी से उठकर इमरान खान से मिलने जाता था और मिलकर वापस आने के बाद अपनी मर्जी के बयान दागता था, तो अब ऐसा होगा कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से मिलने नहीं जा सकेगा, बल्कि 3 लोगों की मुशावरत से 6 लोगों का ग्रुप बना करेगा और वही इमरान खान से मिलने के लिए जाया करेंगे। तो कुछ मेरा ख्याल है थोड़ा सा कंट्रोल इसका हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर चीज़ इमरान खान और पीटीआई के लिए होगी, अगर वो इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए ये एक फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। इमरान खान अक्सर हुआ यह है कि कोई चीज़ किसी को कहकर भेजते हैं, लेकिन जब अंदर जाके टीवी देखते हैं तो फिर पता लगता है कि बयानात कुछ और चल रहे हैं। उसका बाद में वो इमरान खान बहरहाल टीवी देखते हैं, ये मैं आपको बता दूं, इमरान खान के पास एक टीवी चैनल, एक टीवी सेट मौजूद है जिसमें 11 चैनल्स देखने की सहूलत मौजूद है। यानी उनके टेलीविज़न पर, इमरान खान के टेलीविज़न पर 11 चैनल्स आते हैं, और 12वां वो यानी 11 न्यूज़ चैनल्स वो देख सकते हैं। और तो उसमें जब वो देखते हैं तो फिर वो देखते हैं कि बयानात मैंने कुछ कहा है, बाहर जाकर कुछ चल रहे हैं, उसका वो इजहार भी करते हैं। मसलन एक दफ़ा उन्होंने किसी वकील से कहा कि तुमने फ़लाँ के बारे में बात नहीं करनी, हामिद खान के बारे में। एक वकील से उन्होंने कहा कि हामिद खान के बारे में तुमने बात नहीं करनी। उन्होंने बाहर आकर खामोशी इख्तियार की, लेकिन हामिद खान ने उनके बारे में बात कर दी, तो उन्होंने उसका सख्त जवाब दिया हामिद खान को। तो इमरान खान ने उनसे जब अगली मरतबा मुलाकात की तो कहा कि तुम्हें मैंने मना किया था कि हामिद खान के बारे में बात नहीं करनी, तो तुमने क्यों किया है? तो उन्होंने कहा कि खान साहब मैंने तो नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने अभी डॉन पे पट्टी चलते देखी है। तो इस तरह से इमरान खान को ये प्रॉब्लम्स रहे हैं कि वो कुछ कहते थे और बाहर कुछ बात आती थी। तो मेरा ख्याल है इससे थोड़ा सा चीज़ें जो है वो चैनलाइज होंगी और थोड़ा सा डिसिप्लिन बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।